मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जिन्होंने छठा बजट अपना पेश किया है। बजट की शुरुआत उन्होंने संस्कृत के श्लोक से की, तो रहीम को भी कोट किया और यही मकसद था कि जो सर्वांगीण विकास के लिए, पूरे समाज के लिए ये बजट है, ऐसा सरकार का दावा है। हमारे साथ जगदीश देवड़ा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका NDTV पर। आपको भी धन्यवाद कर रहा हूँ। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आज ये जो बजट आया है, ये किन 3 प्राथमिकताओं पर सबसे ज़्यादा केंद्रित है? सबसे पहले तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट वर्ष 2026-27 का ये प्रस्तुत हुआ है, आज पेश किया है। जनता का बजट है। जनता ने जो भरोसा किया, जनता के विश्वास, जो जनता ने विश्वास किया है और जो उम्मीदें लगाई थी, मुझे लगता है कि उस विश्वास पर यह बजट खरा उतरा है। यह बजट जनता का, जनता के लिए, जनता को समर्पित है। और सरकार से अपेक्षाएं होती है, जब किसी सरकार का बजट आता है तो अपेक्षाएं होती है कि सरकार बजट में क्या करने वाली है, ये एक अपेक्षा होती है। तो हमने बजट बनाने के पहले ही आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे कि भाई मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होगा तो बजट कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें प्रावधान होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बड़ी संख्या में आम जनता से सुझाव आए थे। हमने जब भी बजट पेश किए, हमने आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए और हमने कोशिश की कि उन बजट में हमने उन सुझावों को सम्मिलित भी किया। हमने बजट पूर्व संवाद, जिसमें विषय विशेषज्ञों को, जो बजट के विशेषज्ञ लोग हैं, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण लोगों को, और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रबुद्ध जन है, ऐसी बड़ी संख्या में हमने बुला करके संवाद किया था। दिन भर उनके साथ हमने बिताया ताकि वो हमको बताए कि भाई बजट कैसा हो। हमने कोशिश की है कि उनके सारे सुझावों को हमने जो जो उसमें सम्मिलित हो सकते थे, इस बजट में हमने सम्मिलित किए हैं। और दूसरा ये है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की 2047 में जब हमारा देश आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तो उस समय हमारा देश कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आगे की कल्पना करके उन्होंने जो बात रखी है, जो संकल्प लिया है, इसमें मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार भी अपनी अहम भूमिका इसमें निभाएगी। और उसी भूमिका को निभाते हुए, जैसा मोदी जी ने कहा कि ज्ञान, 4 स्तंभ, आधार स्तंभ उन्होंने तय किए। गरीब वो किसी भी वर्ग का हो, किसान वो किसी भी वर्ग का हो लेकिन किसान हो, महिला नारी मतलब वो कोई भी किसी भी समाज की नारी हो, और युवा नौजवान वो किसी भी वर्ग का हो। इन चारों आधार स्तंभों को भी हमने बजट में एक ध्यान में रख कर के बजट हमने प्रस्तुत किया है, प्रावधान किए हैं। ऐसा ही हमने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पिछले साल उद्योग वर्ष घोषित किया था मध्य प्रदेश को, उद्योग वर्ष। तो अभी इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है 2026। तो उसमें अनेक बातें किसानों से संबंधित, चाहे वो किसान सम्मान निधि की हो या किसानों के ऊपर जब प्राकृतिक प्रकोप आ जाता है, संकट आ जाता है, तो उस समय के प्रावधान क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसान अपने पांव पर खड़ा हो जाए, फसलों का दाम मिले और उन्नत किसान हो, समृद्ध किसान हो। तो हमने पूरा प्रयास किया, तो उसमें यह कोशिश की है। सर, 2 बातें एक नवाचार जैसा दिखा। एक तो रोलिंग बजट, जो आपने भी कहा कि संभवतः देश का पहला रोलिंग बजट होगा, और आपने 2047 को लेकर भी कुछ परिकल्पनाएं सामने रखी हैं। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएं। रोलिंग बजट हमने इसके पहले जीरो बजट पेश किया था। जीरो बजट में व्यवस्था ये की थी कि पहले परंपरा चली आ रही थी कि वित्त विभागों से पूछते थे कि भाई आपको कितना बजट चाहिए। अब उनको बजट चाहिए 50 लाख या 100 लाख, 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, तो वो बताते थे कि हमको 5 करोड़ चाहिए। और वित्त विभाग की तरफ से ये होता था कि भाई बातचीत करके उनको बजट दे देते। अब बजट उनको जरूरत है कि नहीं है, क्या क्या काम उसमें करेंगे वो, ये पूरा स्पष्ट नहीं होता था, तो काम ही नहीं हो पाते थे, राशि खर्च नहीं हो पाती थी। तो हमने जीरो बजट में ये किया था कि भाई पिछला हमने जो पैसा दिया था आपको, जो आवंटन किया था, उसमें खर्चा कितना किया, किया? हमको पहले बताओ।
पहले बताओ काम क्या हाथ में लिए थे, काम पूरे हुए कि नहीं हुए, उस आधार पे बजट हमने शुरू किया। तो वो जीरो बजट था। अब हमने रोलिंग बजट, जैसा मोदी जी ने 47 का सामने लक्ष्य रखा और उसमें हम भी, मध्य प्रदेश की भूमिका भी है, लेकिन हमने रोलिंग बजट 26, 27, 27, 28, 28, 29 हमने कहा भाई आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश में क्या क्या आवश्यकताएं होगी, क्या डेवलपमेंट करना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसका भी रोड मैप बना करके हमने अभी इस बजट में कोशिश ये की है कि इसमें भी हमने प्रावधान किए हैं और आगे की योजना भी हमने बनाई है। सर कुछ बातें जो कृषकों के लिए जैसे आपने बात कही तो उसमें शायद कुछ लोग समझना चाहेंगे, हो सकता है कि अगर अभी तात्कालिक इसका उत्तर ना हो तो आप आगे भी इसको बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए। जो आपने एक बात कही कि 3,000 करोड़ रुपए से 1 लाख सोलर पंप देने की योजना है, तो इसकी टाइमलाइन और इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में सब प्रक्रिया, पूरा नियम प्रक्रिया सब बनी है पूरी, विभाग के पास पूरा पूरा खाका तैयार हुआ है, तब हमने ये इसको शुरू किया है। अच्छा, तो ये कृषि विभाग ही अपना कृषि विभाग करेगा और समय समय पर अगर राशि की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो हम फर्स्ट सप्लीमेंट्री, सेकंड, थर्ड सप्लीमेंट्री फिर उसमें प्रावधान कर। अच्छा सर, एक जो धान के 3100 रुपये और गेहूं के 2700 रुपये, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने भी और आप लोगों ने कई बार कहा कि सरकार कृत संकल्पित है, तो इसका इस बजट में कोई खास उल्लेख नहीं दिखता है, तो ये आने वाले दिनों में इसको कैसे क्रियान्वयन? मैं इतना जरूर आपको कह सकता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार में और मुखिया जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है, तो जो कहा है उसको हमने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया, करेंगे। अगर हमने ये बात कही है तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ आपके माध्यम से कि उस काम को हम पूरा करेंगे। सर आपने जैसे बताया बजट भाषण में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव के बारे में और 19,300 एकड़ में जो इंडस्ट्रियल आईटी पार्क हैं, तो इनसे कोई मोटा मोटी का आंकड़ा है कि कितने रोजगार सृजित हो सकते हैं, क्या संभावना बनती है? मैं संख्या तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बड़ी तादाद में इसमें रोजगार उपलब्ध होंगे। और ये जो आपने एक बड़ी योजना में मतलब एक बड़ा आवंटन है, इसमें भी मुख्यमंत्री मजरा टोला में लगभग 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का और सड़कों की मरम्मत का, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि विधायक सवाल पूछते हैं तो इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो भी विभाग करेगा, पीडब्ल्यूडी या कोई और, तो इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा वित्त विभाग भी? बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है लेकिन बड़ी प्रॉब्लम लगती थी ये टोला मजरा वगैरह सब, ये तो ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम मुख्यमंत्री जी ने लिया। इसकी मॉनिटरिंग भी संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी जाकर के करेंगे मौके पर, तो गुणवत्ता का काम हो ये हमारा प्रयास रहेगा। सर जैसे आपने खुद कहा कि कई बार विभाग पैसे मांग लेते थे लेकिन उस अनुपात में खर्च नहीं कर पाते, तो स्वास्थ्य को भी आपने अच्छा बजट दिया लगभग 23,000 करोड़ रुपए का, तो आपको लगता है कि इसके बाद जो सरकारी अस्पतालों की गुणवत्ता में कुछ सुधार दिखेगा? क्योंकि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हेल्थ के क्षेत्र में निरंतर व्यवस्थाएं ठीक हो। जनता चाहती है कि व्यवस्था मिले, हमको डॉक्टर मिले, पैरामेडिकल स्टाफ मिले, वहाँ पर साधन सुविधा हो, तो हमारा प्रयास मेडिकल के क्षेत्र में बहुत है। चूँकि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज के बारे में कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। कांग्रेस की सरकारें प्रदेश में देश में रही, लेकिन उनने अब यहाँ 5 मेडिकल कॉलेज थे कुल, कहाँ से डॉक्टर आएंगे? अभी स्थिति अलग हो गई, 30, 32, 35 मेडिकल कॉलेज हुए। अब बच्चे पढ़ेंगे तो डॉक्टर होंगे, गांव में व्यवस्था होगी। तो इच्छा शक्ति काम करने की सरकार में बैठ करके अगर किसी की है तो मुझे भरोसा है कि वो काम होगा। विपक्ष ने एक मांग रखी थी कि जो विधायक निधि है उस पर आवंटन बढ़े, उसके आज हमने देखा कि वेल में भी आ गए हाथ में कटोरा लेकर कि 2 करोड़ रुपए भी नहीं मिल रहे और उसे कैसे करें? इस मांगों को आप कैसे एड्रेस करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय है, मुझे भी पता है, उन लोगों के साथ बैठ कर के बात भी हुई है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को पूरी गंभीरता से समझ रहे हैं और मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं बैठ करके विचार विमर्श करके समाधान निकाले। संभावित है कि आने वाले दिनों में शायद इस राशि में थोड़ा बढ़ोतरी हो? अब वित्तीय संसाधन के ऊपर भी थोड़ा निर्भर रहता है कि सरकार के वित्तीय संसाधन कितने हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए ही कोई
लागू की जाती है। तो सर, मुझे लगता है आपके ऊपर जिम्मा बड़ा है क्योंकि आपको सरकारी तिजोरी संभालनी है। आपने खुद अपने भाषण में 74,000 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का भी जिक्र किया। तो आने वाले दिनों में क्या हम देखेंगे कि सरकार कुछ मित व्ययिता कर सकती है? बिल्कुल, हमने बहुत जगह की। अब जैसे पेपरलेस जो ये जो कैबिनेट हो रही है, पेपरलेस आज आज बजट का भी अपन ने वही किया है। तो मुझे लगता है कि इससे बचत होगी, बहुत बहुत बड़ी बचत होगी। अब ऑफिसों में जैसे पंजीयन विभाग में आपको पता है कि कोई कहीं से भी बैठ करके अब रजिस्ट्री करवा लेता है, और 75 दस्तावेज ऐसे हैं जो अब आदमी घर बैठ करके वो दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकता है, उसको आने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये सारा ये बचत ही है, ये सब बचत होगी। 2-3 आखिरी के मेरे प्रश्न हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत जैसा मैंने कहा कि आप पर एक बड़ा जिम्मा होता है कि सरकारी खजाने को देखने का भी। अब जैसे 16वें वित्त आयोग से मध्य प्रदेश को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जो कैलकुलेशन हुआ उसमें हम पीछे रह गए। तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए आने वाले कुछ वर्षों में हमें कम मिलेंगे, एक 7,000 5,000 ऐसे करोड़ जरूर चिंता का तो उसको कैसे आप चिंता का विषय है वित्तीय प्रबंधन करते समय। और अब जैसे कि कई संभावनाएं हैं यहाँ पर नवाचार करने की, रेवेन्यू के नए नए विकल्प खुले, पर्यटन में कई संभावनाएं हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी है, पर्यटन के क्षेत्र में है। तो हम कोशिश कर रहे हैं सरकार के माध्यम से कि भाई इनमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रबंध हो कि जो रेवेन्यू हमारी जनरेट हो। सर, लाडली बहना को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, चूंकि आपने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और जाहिर सी बात है कि 1,500 रुपए दिए भी जा रहे हैं। जो भी हितग्राही हैं 1,250 से बढ़ाकर 1,000 से 1,250 फिर 1,500 हुए। सरकार का वायदा 3,000 करोड़ रुपए का है। तो विपक्ष पूछ रहा है कि इसके बारे में आप कब लेकर आएंगे? हालांकि सरकार कहती रही है कि 5 साल के लिए चुनी गई, अभी 2 साल ही हुए हैं। तो क्या आने वाले वर्षों में, क्योंकि हितग्राहियों की संख्या भी लगभग 1.25 करोड़ पर ही सीमित दिख रही है और नए हितग्राही जुड़ नहीं रहे इसमें, जितनी भी संख्या हो जाए जो भी हो, लेकिन ये है कि जो कहा है उसको करेंगे। तो 3,000 रुपए तक ले जाएंगे जैसा आप लोगों के वचन पत्र में जिक्र है? वचन पत्र में जो लिखा है उसको पूरा करेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल सर आपसे है। विपक्ष इसे वादा खिलाफी का बजट बता रहा है। अब जैसा मैंने कहा कि शुरू में भी गुल्लक लेकर के आए थे और कटोरा लेकर भी एक विधायक आ गए। आप इस विरोध प्रदर्शन को या फिर इन जो आरोपों को कैसे देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि लंबे समय से कांग्रेस को सबक सिखाया जनता ने, उनके कार्यकाल को देखा है जनता ने। जनता ने धीरे धीरे मध्य प्रदेश में नकार दिया, बिहार में नकार दिया, कई प्रदेशों में उन्होंने कांग्रेस की हालत आप देख रहे हो। कारण ये है कि उनके बारे में जनता का विश्वास उस पार्टी से उठ गया, क्योंकि ये जब भी सरकारों में रही तो इनने कोई काम नहीं किए। आप देख लें, मुझे लगता है कि आपको भी आभास होगा, कहाँ थी सड़कें, कहाँ बिजली मिलती थी, कहाँ डेवलपमेंट के काम थे, कहाँ कॉलेज, कहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल, बिल्डिंगें, कुछ नहीं था। मुझे लगता कहाँ गरीब कल्याण योजना थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये खाते में डाल रहे हैं, केंद्र अलग डाल रही है, प्रदेश अलग डाल रहा है। आप बताओ, ये संबल योजना, इतनी गरीब कल्याण की योजनाएं, इतने डेवलपमेंट के काम, सारी नदियों को जोड़ने की स्कीमें आ रही है, गांव गांव में गली गली में सीमेंट के रोड बन रहे हैं, 4 लाइन 8 लाइन, डेवलपमेंट है ना। तो कांग्रेस तो अब विपक्ष में है, तो विपक्ष का धर्म निभा रही है कि भाई ठीक है, विरोध करना है करो, लेकिन उनकी आत्मा से अगर पूछोगे, अगर कहीं शांति से अलग बिठा करके पूछोगे, तो वो ये कहेंगे कि यार हम इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बोल सकते, लेकिन काम अच्छा कर रही सरकार। लेकिन सदन में सर आपने भी आज एक बात को रेखांकित किया कि जो जीएसडीपी और डेट का रेशियो है, कर्ज और जीएसडीपी का रेशियो है, वो एफआरबीएम की लिमिट को क्रॉस न करे। कई बार आप ये बात कहते भी रहे हैं, कई मौक़ों पर मैंने आपको सुना भी है कहते हुए कि नहीं, इस पर हम ध्यान रख रहे हैं और जो कर्जा ले रहे हैं वो संसाधनों को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए ले रहे हैं। लेकिन आप भी ये मानेंगे कि आज की हालत में जो प्रदेश का बजट है उससे ज़्यादा कहीं कर्ज हो गया है और ये आपके लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात कर्ज, मेरे को लगता है कि बजट के आकार से इसको बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। ये विषय पूरा अलग है। कर्ज अलग अलग जगह से लिया जाता है। एक भारत सरकार की तरफ से भी कर्जा देते हैं, 50 साल का ऋण देते हैं, एक राशि फिक्स है जो सभी प्रदेशों को देते हैं 50 साल का बिना ब्याज के। अब उसको हम धीरे धीरे जो सरकार की जो आमदनी है, जितनी आमदनी हमारी हो रही है, राजस्व प्राप्त हो रहा है, उसको हम वेतन भत्ते, स्थापना खर्च,
ये जो जितना हम कर्जा ले रहे हैं इसका ब्याज चुकाना, अब ये सब चुकाने के बाद भी रेवेन्यू सरप्लस है, रेवेन्यू सरप्लस है, राजस्व आधिक्य में है। राजस्व आधिक्य होना बहुत अच्छा संकेत होता है। तो ये कर रहे हैं कर्जा लेकर के पूंजीगत कार्यों में, मैं तो इसको निवेश कहूंगा। आप भी अगर कोई धंधा करोगे तो आप बैंक से लोन लोगे और लोन लेकर के धंधा चलाओगे तो धंधा आपका बढ़ेगा, आप लोन भी चुकाओगे, धीरे धीरे करके आप लोन चुका दोगे और आप अपने पांव पर खड़े हो जाओगे, व्यवसाय चलेगा। तो ऐसा ही पूंजीगत कार्यों में खर्च कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूंजीगत कार्य जितना कर्जा लिया वो केवल पूंजीगत कार्यों के लिए लिया, उसमें राजस्व में खर्च कभी नहीं किया, एक नया पैसा भी। कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लिया, वेतन भत्ते स्थापना में खर्च किया, सड़कें नहीं बनाई, तालाब नहीं बनाए, स्टाफ डैम नहीं बनाए, कॉलेज की महाविद्यालय की बिल्डिंगें नहीं बनाई, मेडिकल कॉलेज नहीं खोले, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं किया। तो ये निवेश है, ये कर्जा नहीं है। इससे आकलन करना कि भाई आपका 4,38,317 करोड़ का आपने बजट पेश किया और कर्जा आपका इससे ऊपर है, इससे इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जनता पे भार नहीं है, ये सरकार लेकर के सरकार चुका रही है और डेवलपमेंट कर रही है। जनता को डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चाहिए, इंडस्ट्री में चाहिए। लेकिन सर वही एक सवाल इसमें ये उठ कर आता है कि क्योंकि लैंडलॉक्ड स्टेट है, निवेश की संभावनाएं थोड़ी सीमित हो जाती हैं जहाँ पर समंदर है और पोर्ट है, ऐसी जगहों की तुलना में, तो हम बढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि कर्जा तो है, ठीक बात है, जैसा आपने कहा कि उसको निवेश के रूप में सरकार देख रही है, लेकिन चूंकि बजट का आकार नहीं बढ़ रहा, आय के नए संसाधन नहीं निकल रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में गुंजाइश है, बहुत सारे क्षेत्र में गुंजाइश है, हमने नवाचार किए, जीएसटी में हम बढ़ रहे हैं, और भी हमारे जो रेवेन्यू के जो है अर्निंग जहाँ होती है वहाँ हम बढ़ रहे हैं। परिवहन में हुआ, माइनिंग में हुआ, सब में हम कोशिश कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बहुत गुंजाइश है, जीएसटी में बहुत गुंजाइश है। लेकिन सर जैसे जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी, इनके वेतन में एक अच्छा खासा 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लाडली बहनाओं को अगर 3,000 देंगे तो 45,000 करोड़ रुपए उसमें चले जाएंगे। और आपने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया है, स्वास्थ्य का बजट 25,000 करोड़ और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में हमारे पास इतने संसाधन होंगे कि हम सब पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल होंगे, आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि संसाधन भी होंगे और ये जो कर्जा है हम इसको धीरे धीरे पटाएंगे। और कर्जा FRBM का नियम बना हुआ है, GSDP का 3% एक सीमा है कि उसके अंदर ही कर्जे लेना है, भारत सरकार की परमिशन होती है इसमें। तो सब सीमा में, कहीं नहीं है, जनता पे कोई भार नहीं है। ये इन सब के कारण निवेश हो रहा है, अपना प्रदेश रोज डेवलपमेंट कर रहा है, रोज कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो साफ तौर पे कह रहे थे कि भले ही कर्ज बढ़ रहा हो लेकिन वो एक तरह का निवेश है, जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ रहा है, इससे किसी और को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है राज्य के कल्याण के लिए हो रहा है। और हम भी वित्त मंत्री जी यही चाहते हैं कि जो भी योजनाएं बने, जो भी सरकार कदम उठाए, वो जनता के कल्याण में ही हो। NDTV से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।